साथियों, आज के इस एसएससी जीडी की वीडियो में एक ऐसे क्वेश्चंस की श्रृंखला में आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिन क्वेश्चंस को पढ़कर, जिन क्वेश्चंस को तैयार करके एग्जाम को क्रैक किया जाता है। तो आप चाहते हैं कि बड़ी ही आसानी से यानी कि स्मार्टली आपका एग्जाम क्रैक हो जाए, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैंने साथियों इसमें शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाली क्वेश्चंस लिए हैं। तो मैं कहूंगा कि कुल मिला के एक क्लास परीक्षा पास वाली एक क्लास आ चुकी है। तो इसमें साथियों सबसे पहले हम लोग हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी के पूरे साथियों 20 क्वेश्चन लिए हैं, और आज के इस वीडियो में साथियों जो लेवल रहेगा ना, वो ये समझ लीजिए 12 से 13 प्रश्न आपको बिल्कुल सही करना है। उसके बाद साथियों जीएस के प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे, उसके बाद रीजनिंग के भी क्वेश्चन लिए हैं, और मैथ की वीडियो के लिए यानी कि मैथ के क्वेश्चन भी लिए हैं। तो आप साथियों इन सभी सवालों को देखिएगा और अपनी तैयारी को मुख्ता कीजिएगा, मजबूत कीजिएगा। तो पहला सवाल है कह रहे कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, यानी कि पुत्र वधु कैसे लिखा जाता है। तो पुत्र ऐसे लिखा जाता है, वधु ऐसे लिखा जाता है, यानी कि क्या आपका आंसर ए जाएगा? मैं कहूंगा बिल्कुल आपका आंसर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि सुलभ का विलोम बता दीजिए। तो सुलभ का विलोम क्या होता है साथियों? दुर्लभ होता है। क्या होता है साथियों? सुलभ का विलोम दुर्लभ होता है, ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? देखिए अगर आधे से अधिक लोगों की एक राय होती है तो उसको बहुमत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको बहुमत कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। आप कोशिश कीजिए कि मुझसे पहले आंसर देने की। अगर आप मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश करते हैं तो माना जाएगा कि आपकी तैयारी तगड़ी है और आप एक लंबी रेस के घोड़े हो, यानी कि आपको हराना इतना आसान नहीं। उसके बाद देखिए कह रहे कि आफत सिर पर लेना। क्या साथियों आफत सिर पर लेना, इसका मतलब क्या होता है मुझे बताइए? झगड़ा मोल लेना। कहते नहीं भाई कि आफत सर पर मत लो, यानी कि झगड़ा मोल ना लो। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि झगड़ा मोल ना लेना, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता। क्या? देखिए अब यहाँ पर अगर साथियों बात करें, मापा नहीं जा सकता। प्रेम का जो मूल्य होता है ना, वो मापा नहीं जा सकता, ये आना चाहिए, या जोड़ा नहीं जा सकता, ये आना चाहिए, या प्रेम का मूल्य गिना नहीं जा सकता, ये आना चाहिए, या प्रेम का मूल्य नापा नहीं जा सकता, या प्रेम का मूल्य आका नहीं जा सकता। तो मैं कहूंगा कि प्रेम का मूल्य आका नहीं जा सकता, ये होता है। तो आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर डी, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। ईश्वर को नहीं मानता है उसको क्या कहा जाता है? देखिए जो ईश्वर को मानता है उसको आस्तिक कहा जाएगा, लेकिन जो ईश्वर को नहीं मानता है उसको नास्तिक कहा जाएगा। ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, यानी कि कौन सा नक्षत्र कैसे लिखा जाता है। तो नक्षत्र की अगर बात करें, नक्षत्र कुछ ऐसे लिखा जाता है, और ऐसे कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। सौम्य का आपसे पूछा जा रहा है साथियों विलोम क्या होगा बताइए। तो सौम्य की अगर बात करें, ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि सौम्य का विलोम क्या होगा। तो सौम्य का विलोम साथियों उग्र होता है। क्या होता है? सौम्य का विलोम उग्र होता है, आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। भाई की शादी पर दीपक प्रकाश से भरकर नाचने लगा। अब यहाँ पर कौन सा खाली जगह में वर्ड आएगा बताइए? उल्लास से भरकर नाचने लगा, या हर्ष से, या उन्माद से। तो मैं कहूंगा साथियों कि भाई की शादी पर दीपक उल्लास से भरकर नाचने लगा, ये यहाँ पर बिल्कुल सही रूप से वर्ड आ जाएगा। उसके बाद देखिए दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, यानी कि धरती का आपको बताना है समानार्थी क्या होता है साथियों बताइए। देखिए धरती को ध्वज नहीं कहते हैं, लेकिन धरती को मेदिनी कहा जाता है। आत्मजा भी नहीं कहते हैं और पुलिनवती भी नहीं कहते। मैं कहूंगा धरती का समानार्थी शब्द मेदिनी हो जाएगा। उसके बाद देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, यानी कि इसमें से कौन सा शब्द आपको बिल्कुल करेक्ट लग रहा है बताइए। देखिए एक तो पूछा जाता है उज्जवल कैसे लिखा जाता है। तो उज्जवल में हमेशा 2 बार जा बनेगा, दोनों बार आधा जा बनेगा। उज्जवल ऐसे लिखा जाएगा। और जब हम बात करते हैं साथियों प्रज्वलित की, तो प्रज्वलित में साथियों आधा जा आएगा और अंत में वलित आ जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो शुद्ध वर्ड कौन सा हो जाएगा? शुद्ध शब्द आपका ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, देखिए साथियों और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। कह रहे कि दिए गए वाक्य के किस भाग में साथियों त्रुटि है। तो वह बड़ा जबरदस्त शिकारी था। क्या? वह बड़ा जबरदस्त शिकारी था। तो यहाँ पर जबरदस्त लिखा हुआ है, जबरदस्त थोड़ी ना होता है साथियों, जबरदस्त होता है। क्या होता है साथियों? जबरदस्त होता है। ये आपने भी सुना होगा, जबरदस्त थोड़ी ना होता है। तो आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कह रहे कि पहाड़ का पर्यायवाची क्या होगा साथियों बता दीजिए। तो पहाड़ की अगर बात करते हैं, देखिए पहाड़ के कई सारे पर्यायवाची होते हैं, लेकिन इसमें से अगर बात करें तो जो अचल होता है ना, अचल
हिल, ये पहाड़ का ही पर्यायवाची होता है। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों तुरंग की, तो तुरंग का मतलब पता क्या होता है? घोड़ा होता है साथियों, घोड़ा, तुरंग का मतलब घोड़ा होता है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर अगर गिरीश की बात करें साथियों, तो गिरीश का मतलब होता है पशुपति। क्या होता है साथियों? इसका मतलब होता है पशुपति। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ प्रकट करता है। तो अंधेरे में तीर चलाना, इसको साथियों क्या कहा जाएगा? मुझे बताइए। देखिए, इधर उधर करना या टाल मटोल करना या व्यर्थ श्रम करना या लक्ष्य विहीन प्रयास करना। बिल्कुल साथियों, लक्ष्य विहीन प्रयास करना, इसको ही कहा जाएगा अंधेरे में तीर चलाना, यानी कि राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि अच्छा कार्य करने से पुरस्कार मिलता है, रेखांकित शब्द का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि पुरस्कार का आपको विलोम बताने साथियों क्या हो सकता है? देखिए, पुरस्कार का विलोम क्या उपहार होगा? नहीं। इनाम होगा? नहीं। भेंट होगा? नहीं। दंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? दंड हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मुझे बताइए। चलिए देखिए, कलम न रुकना, कलम न रुकने का मतलब क्या? लिखते ही रहना होता है? मैं कहूंगा बिल्कुल, उसकी तो कलम न रुकी, यानी कि वो लिखता ही रह रहा है, ठीक है, लिख ही रहा है लगातार। कलम कसाई का मतलब क्या? कलम को तोड़ने वाला होता है। क्या साथियों, कलम कसाई का मतलब क्या? कलम को तोड़ने वाला होता है, मुझे बताइए। नहीं साथियों, देखिए, जो बहुत गुस्से से लिखता है ना, या बहुत कठोर कठोरपूर्ण एक तरीके से लिख रहा है ना, उसको कहा जाएगा कलम कसाई। कलम को तोड़ने वाला नहीं कहा जाएगा। कलम दान देने को कहते क्या? लिखने की नौकरी देना। बिल्कुल साथियों, ये भी सही है। कलम ना उठ सकना, इसको लिख ना सकना कहा जाता है, ये भी सही है। यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं है? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी वाला सुमेलित नहीं है। बी वाला सुमेलित नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कहने के दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जो बहुत जानता हो, उसको क्या कहा जाएगा? मुझे बताइए। देखिए, अब आपसे यहाँ पर कई सारे सवाल बनते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो बहुत जानता है उसको बहुज्ञ कहा जाता है। अगर बात करते हैं साथियों अज्ञ की, कि अज्ञ किसे कहा जाता है? जो कुछ ना जानता हो। क्या साथियों? जो कुछ ना जानता हो उसको क्या कहा जाएगा? उसको साथियों अज्ञ कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अब सर्वज्ञ की अगर बात करते हैं साथियों, जो सब कुछ जानता है। क्या साथियों? जो सब कुछ जानता है। क्या? जो सब कुछ जानता हो उसको क्या सर्वज्ञ कहा जाएगा? मैं कहूंगा बिल्कुल, उसको सर्वज्ञ ही कहा जाएगा। उसके बाद विज्ञ की अगर बात करते हैं, जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो उसको विज्ञ कहा जाएगा। देखिए, इन तीनों वर्ड्स में कहीं ना कहीं आपको एक से लग रहे होंगे कि जो सब कुछ जानता है, या जो बहुत जानता है, या जिसकी जानकारी बहुत अधिक होती, इसमें थोड़ा रत्ती भर का चेंज है, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे कमल का समानार्थी मुझे बता दीजिए। तो कमल का समानार्थी साथियों मुझे बताइए क्या होता है? चलिए देखिए, यहां पर अगर पयोद की बात करें ना, तो पयोद का मतलब होता है बादल। क्या? बादल होता है। और बादल को ही क्या कहा जाता है? बादल को ही मेघ कहा जाता है। इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा पयोधी की अगर हम बात करते हैं, तो पयोधी का मतलब होता है सागर। क्या मतलब होता है साथियों? सागर होता है, ठीक है ना। अब पयोधर की अगर बात करें साथियों, इसको तालाब भी कहा जाता है। क्या? इसको तालाब भी कहा जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कमल की, तो पयोज का मतलब क्या हो जाएगा साथियों? कमल हो जाएगा। ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है। देखिए, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में जा है और वो कमल के पर्यायवाची है। किसके साथियों? वो कमल के पर्यायवाची। जैसे कि कुछ एग्जांपल दो, तो जलज हो जाएगा। जलज के अंत में जा है तो ये कमल का पर्यायवाची है। उसके अलावा जलजात, जलजात के अंत में जा है। जलजात के अंत में क्या है साथियों? जलजात के अंत में तो साथियों जा नहीं है, लेकिन सरोज के अंत में है। क्या साथियों? सरोज के अंत में जा है, तो ये क्या हो जाएगा? वैसे जलजात का मतलब भी कमल होता है। जल जात का, इसमें शुरू में साथियों जा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, उसके अलावा साथियों वनज का मतलब भी क्या हो जाएगा? कमल ही हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, अब साथियों यहाँ पर सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस होंगे, और उसके अलावा साथियों कुछ क्वेश्चंस मैंने करंट अफेयर के भी लिए हैं। तो इन सभी सवालों को देखिएगा, और इसमें लगभग 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन में से साथियों 11 के आसपास का तो आपका स्कोर होना चाहिए। चलिए भाई, तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई के अगर अनुपात की बात करते हैं तो कितनी होती है?
साथियों 3:2 होती है, यानी कि अगर 3 फीट लंबाई है तो 2 फीट चौड़ाई होगी, या 3 मीटर अगर लंबाई है तो 2 मीटर चौड़ाई होगी, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये तो उत्तराखंड में। कहां पर है साथियों, ये उत्तराखंड में है। उसके बाद देखिए उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, मुझे बता दीजिए। तो उज्बेकिस्तान की अगर बात करते हैं साथियों, ताशकंद इसकी राजधानी है। क्या ताशकंद कहां की राजधानी है, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। अगला सवाल देखिए, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है, मुझे बताइए। देखिए साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर साथियों नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि झीलों की नगरी के शहर को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, स्टार लगाकर इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है यहां पर अगर बात करें कि एफिल टावर ये कहां पर स्थित है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए साथियों, एफिल टावर ये कहां पर स्थित है, फटाफट आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए। चलिए, अच्छा कुछ क्वेश्चन स्किप हो गए क्या, हाँ बिल्कुल स्किप हो गए, कोई दिक्कत नहीं। तो झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है, अगर आपसे पूछे तो सिंगापुर आपको बता देना। क्या सिंगापुर साथियों आपको बतला देना है। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है, तो अगर आपका जवाब नेपाल है तो मैं कहूंगा आपका जवाब तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में ही स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि एफिल टावर ये कहां पर स्थित है, तो आपको बताना है साथियों फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही एफिल टावर स्थित है। उसके बाद देखिए करके भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, तो ये कहां पर है साथियों, चेन्नई में। क्या भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहने के आत्मकथा अनब्रेकेबल, क्या साथियों अनब्रेकेबल भारत के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी के द्वारा लिखी गई है, तो ये तो साथियों मैरी कॉम के द्वारा लिखी गई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। तो अनब्रेकेबल भारत के किस खिलाड़ी के द्वारा लिखी गई है, मैरी कॉम के द्वारा लिखी गई है। 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है, तो मैं कहूंगा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि जो 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, ये भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह की शहीदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इन तीनों महान पुरुषों को एक साथ एक ही दिन पर फांसी की सजा दी गई थी। उसके बाद देखिए कह रहे कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये राष्ट्रीय हथकरघा दिवस साथियों 7 अगस्त को मनाया जाता है, ये आप सभी लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत सरकार ने इनमें से किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया था। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको 23 जनवरी बताना है। क्या बताना है साथियों, 23 जनवरी बताना है। उसके बाद देखिए भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा है, फटाफट साथियों आप लोग बता दीजिए। चलिए तो आपका साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा, द बंगाल गजट। अगर आपका जवाब है तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपको देखना है साथियों कि आपका राइट आंसर यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है, तो इसको तो साथियों कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। संसार की छत की जब हम बात करते हैं कि पर्वत हिमालय को कहा जाता है, नहीं। रॉकी पर्वत को क्या संसार की छत कहा जाता है, नहीं। मैक्सिको पर्वत को क्या संसार की छत कहा जाता है, मैं कहूंगा नहीं। पामीर के पठार को, क्या साथियों पामीर के पठार की अगर बात करते हैं साथियों, पामीर के पठार को ही क्या कहा जाता है, संसार की छत कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ाया, आपने देखा, आपने सुना, आपके मनोमस्तिष्क में ये क्वेश्चन स्टोर हो गया। क्या हो गया साथियों, स्टोर हो गया। यानी कि अब ये अगर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा तो मेरा मानना है कि फिर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी महसूस नहीं होगी। बड़े ही आराम से इन सभी सवालों के जवाब साथियों आप देते जाओगे और अपने एग्जाम को क्रैक कर लोगे। उसके बाद देखिए कह रहे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। अगर अभी की बात करते हैं तो अभी तो साथियों 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन मूल संविधान की बात करें तो 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद देखिए हाल ही में भारत ने किस देश को 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएं भेजी हैं, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों भारत ने सीरिया देश को 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएं भेजी हैं। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। हाल ही में कौन दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य बना है, तो अगर जर्मनी की बात करते हैं तो साथियों जर्मनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके कौन यस बैंक में रिटेल हेड के रूप में शामिल हुए हैं, तो किन की बात चल रही है, मैं कहूंगा सुमित बाली की बात चल रही है। सुमित बाली
अभी हाल फिलहाल में यस बैंक में ही रिटेल हेड के रूप में साथियों शामिल हुए हैं, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है। मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों यहां पर अगर बात करें तो अब साथियों आपके सामने रीजनिंग यहां पर शुरू हो चुकी है। रीजनिंग में साथियों क्या कहा गया है, ठीक है, अगर बात करें कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया, तो यहाँ पर शीट ही नहीं दी गई है, यानी कि ये क्वेश्चन की बात करें ये अधूरा क्वेश्चन है, इसलिए इसको हमको स्किप कर देना होगा। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। जैसे कि यहाँ पर EIM आया है, उसके बाद QUY आया है, उसके बाद CGK आया है, उसके बाद आपको बताने कि यहाँ पर आखिर कौन से 3 लेटर आएंगे। तो इसमें क्या करना है साथियों, देखिए ये आपका 5 पर आता है और I 9 पर आता है, M 13 पर आता है, उसके बाद Q 17 पर आता है, U 21 पर आता है, Y 25 पर आता है, उसके बाद C 3 पर आता है, G 7 पर आता है, K 11 पर आता है। आपको बताने कि यहाँ पर कौन से 3 लेटर आएंगे। देखिए ये 5 से 12 हुआ है, 5 से 17 हुआ, यानी कि 12 बड़ा है यहाँ पर, 9 से 21 हुआ, यहाँ पर भी 12 बड़ा है और यहाँ पर भी 12 बड़ा है। तो क्या यहाँ पर भी 12 बड़ा है। देखिए 27 की अगर बात करें, ठीक है ना, ये 17 से 26 तक तो 9 हो जाएगा, फिर ABC 3 यानी कि 12 बड़ा है यहाँ पर, ठीक है, और ये भी 12 और ये भी साथियों 12 बड़ा है, क्योंकि 26 की बात करें यानी कि Z1, उसके बाद A से लेकर K तक हो जाएगा। तो मैं कहूंगा साथियों कि यहाँ पर भी 12 12 12 ही बढ़ाना है। तो जब इसमें 12 बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 पर O आता है, O सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर A में है, इसलिए आंसर आपका यही हो जाएगा। इसमें साथियों जब आप 12 बढ़ाएंगे तो 19 आ जाएगा, 19 पर S होता है, और इसमें जब आप 12 बढ़ाएंगे तो 23 आ जाएगा, 23 पर W होता है। तो इस प्रकार जिनका आंसर मेरे आंसर से पहले था, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, देखिए कह रहे कि न्यूक मी एक्सेल का अर्थ है लेट दिस लाइट, की मेटो का अर्थ है द ब्राइट लाइट, न्यूक ये योन का अर्थ है दिस इज ब्राइट। तो आपको बताना है साथियों लिट का मतलब क्या होगा, बस इतनी सी बात आपको बताने। देखिए अब देखिए लिट कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिट की अगर साथियों बात करते हैं कि लिट आखिर लिखा कहाँ कहाँ पर है, बस इतनी सी बात आपको यहाँ पर देखना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, देखिए लिट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि आपको साथियों क्या लिट का कोड बताना है। लेकिन लिट का कोड बताने से पहले अब देखिए लिट यहाँ पर लिखे ना, यानी कि लिट का कोड न्यूक हो सकता है, या हो सकता है मी हो, या हो सकता है एक्सिल, इससे बाहर नहीं जाएगा। आपको उससे पहले बताना है कि दिस का कोड क्या होगा, और आपको उससे पहले बताना है कि लाइट का कोड क्या होगा, ठीक है ना, तभी तो लिट का कोड आप बता पाएंगे। अब यहाँ पर अगर साथियों बात करते हैं द ब्राइट लाइट, यानी कि यहाँ पर भी लाइट है, यानी कि इसमें भी जो सेम है ना और इसमें जो सेम है वो लाइट का कोड होगा। क्या सेम है ये आपको बताना है, इसमें मी सेम है, तो मैं कहूंगा साथियों मी जो हो जाएगा वो लाइट का कोड हो जाएगा। अब मी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि मी तो लाइट का कोड है। अब दिस का कोड साथियों निकाल लीजिए, देखिए दिस इसमें है, यानी कि इसमें और इसमें क्या सेम है, न्यूक सेम है, तो मैं कहूंगा न्यूक जो होगा वो साथियों लाइट का कोड हो जाएगा। अब बचा क्या साथियों, एक्सिल बचा, तो एक्सिल की अगर बात करें ये आपका एक्सिल ही आपका लिट का कोड हो जाएगा, यानी कि एक्सिल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप का एक सवाल आपसे बहुत पूछा जाता है, पूछा जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि 4 अक्षर समूह दिए गए। क्या आपको साथियों 4 अक्षर समूह यानी कि 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है। 3 इसमें से 3 में एक लॉजिक लगा होगा, एक रूल लगा होगा, और एक ऐसा ऑप्शन होगा जो सबसे अलग होगा, उसमें एक अलग लॉजिक लगा होगा। तो वही आपको बताने कि कौन सा सबसे अलग है। देखिए अगर हम यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करते हैं, ये एस है, ये यू है, ये क्यू है, ये WS है। यहाँ पर साथियों अगर बात करें, देखिए ये एस से यू जो हुआ है ना, ये 19 पर होता है, ये 21 पर होता है, यानी कि 2 इसमें बड़ा है, क्या इसमें 2 बड़ा है ये। उसके बाद अगर बात करें यू से क्यू जो है, यू 21 पर, क्यू साथियों 17 पर होता है, यानी कि 4 को घटाया गया है। और क्यू से साथियों डब्ल्यू जो हुआ है, क्या क्यू से अगर साथियों डब्ल्यू जो हुआ है, ये देखिए यहां पर अगर बात करें इसमें साथियों क्या लफड़ा हुआ है, इसमें देखिए ये 4 का ये एस एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो जनरेटर उसमें इतने होंगे। वैसे तो देखा जाए तो फिर तो यही सबसे अलग हो जाएगा। फिर क्वेश्चन का मतलब ही क्या,
जब इसमें कुछ करने के बाद यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 लेटर, यहाँ पर 5 लेटर, तो ये गलती से टाइप हो गया है। क्यू से अगर साथियों डब्ल्यू करेंगे तो लगभग 17 और ये 23 यहाँ पर +6 हुआ है। तो अब इसमें देखिए एन से पी हुआ है, क्या हुआ है, एन से यहाँ पर पी हुआ है तो 2 बड़ा है, और पी से एल हुआ है तो कितना बड़ा है साथियों, पी से यानी कि तो घटा है, 4 घटा है, और एल यानी कि 12 से 18 हुआ है तो 6 प्लस, यानी कि जो इसमें लॉजिक लगा है वही लॉजिक आपका इसमें लगा हुआ है। इसमें देखिए y से a हुआ है, अब यहाँ पर देखिए घटाया गया है, बढ़ाया नहीं गया है, ठीक है, अच्छा नहीं सॉरी बढ़ाया गया, y से z, सॉरी y से z और z से a, यहाँ पर साथियों 2 बढ़ाया गया है, a से w हुआ है या अब घटाया गया है या बढ़ाया गया, अब यहाँ पर मुझे बताइए। इसमें तो लॉजिक जो लग रहा था वो 4 घटाना था, अगर हम इसमें से साथियों 4 घटाएंगे तो w नहीं आएगा, 4 घटाएंगे साथियों w आपका नहीं आएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करते हैं तो ये 23 से 4 हो गया है। अब इसमें क्या, इसमें बढ़ाया गया है, 6 बढ़ाया गया है, तो जब इसमें 6 बढ़ाएंगे तो इतना नहीं होगा साथियों, मेरे ख्याल से C आना चाहिए, तो ये मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है। इसकी अगर बात करते हैं साथियों, P से R हुआ है 2 बड़ा है, और R से N हुआ है साथियों 18 से 14 हुआ है 4 घटा है, और 14 से 20 हुआ है साथियों, तो मैं कहूंगा 6 बड़ा है। यानी कि आपका सबसे अलग जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन सबसे अलग है, ऑप्शन नंबर बी वाला। अब यहाँ पर एक नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन है, और इस नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन को आपको करना है, कैसे हो सकता है, देखिए 1 लिखा हुआ है, उसके बाद 8 लिखा है, उसके बाद 81 है, और उसके बाद आपको बताने कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, और उसके बाद 15,625 ही आना चाहिए। यानी कि नंबर ने एकदम उछाल मारा है, और छोटा मोटा उछाल नहीं साथियों, बहुत बड़ा, अचानक से 15,625 आ गया। तो ये कैसे आ गया, देखिए यहाँ पर अगर साथियों हम बात करें ना, देखिए अब पता इसमें क्या होगा, देखिए अगर साथियों हम इसको 2 का क्यूब मान लें, और इसको साथियों देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका 3 की घात 4 होता है, 81 जो होता है ना, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 होता है, और 8 क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 होता है। और अगर इसकी बात करें तो ये 1 का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए 1 2 3, 2 घात 3 घात 4 घात, तो आप साथियों यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर आएगा, और 4 के ऊपर साथियों घात आपकी क्या लग जाएगी, 5 घात लग जाएगी, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा साथियों यहाँ पर फिर क्या आ जाना चाहिए, यहाँ पर अगला नंबर 5 आ जाना चाहिए, और घात क्या लग जाना चाहिए, 6 लग जाना चाहिए। यानी कि 5 की घात 6 का मतलब ये है साथियों 5 गुणा 5 गुणा 5, क्या फिर से साथियों 5 गुणा 5 गुणा 5, तो साथियों ये क्या बराबर 15,625 होता है। तो साथियों बिल्कुल देख लीजिए एक बार, 25 गुणा 25 गुणा 25 कितना होता है, 15,625 ही होता है, ठीक है ना। यानी कि 25 का क्यूब क्या होता है, 15,625 होता है। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर साथियों क्या आएगा, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 और गुणा 4, 4 चौक 16, ठीक है ना, और 16 चौक कितने हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। यानी कि 64 की गुणा आपको क्या कराना है साथियों, 1 सेकेंड, सॉरी, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। अब 4 चौक 16 यानी कि 64 की गुणा आपको 16 से करानी है। 6 चौक आपका 24 हो जाएगा, 6 चौक 36 37 38 हो जाएगा, और साथियों यहाँ पर 64 आ जाएगा, ये 4 आ गया, ये आपका 12 आ गया, ये साथियों 10 आ जाएगा, यानी कि 1024 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो नंबर आएगा वो 1024 होगा। इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है, यहाँ पर एक कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह कुछ है ही नहीं साथियों, इसलिए स्किप कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहे कि जिस प्रकार मोतियाबिंद नेत्र से संबंधित है, उसी प्रकार मोनियर रोग किससे संबंधित होता है, मुंह से, दांत से, कान से, या साथियों नाक से। देखिए जैसे मोतियाबिंद जो रोग होता है ना वो नेत्र से संबंधित होता है, ऐसी जो मोइनर रोग होता है इसका संबंध कान से होता है, यानी कि ये कान में हो जाता है रोग। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि जैसे CNK से JUR बनाया गया है, वैसे ही FJL से क्या बनाया जा सकता है, कौन से 3 लेटर आखिर यहाँ पर आएंगे। देखिए ये C है 3 पर होता है, J होता है 10 पर, यानी कि कितना बड़ा है साथियों, 7 बड़ा है। N 14 पर होता है, U 21 पर होता है, कितना बड़ा है, 7 बड़ा है। K 11 पर होता है, R 18 पर होता है, कितना बड़ा है, 7 बड़ा है। तो इसमें भी साथियों 7 बढ़ना पड़ेगा। F 6 पर होता है, 7 इसमें प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 पर M होता है। J 10 पर होता है, 7 प्लस करेंगे 17 आ जाएगा, 17 पर Q होता है। L 12 पर होता है साथियों, L में 7 प्लस करेंगे 19 आ जाएगा, 19 पर S होता है। तो MQS कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर C में लिखा हुआ है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C के साथ ही होना चाहिए। चलिए भाई अब उसके बाद देखिए कह रहे कि MNLOQ
और एच एक पंक्ति में बैठे हैं। चलिए तो एक पंक्ति बना लेते हैं। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 लोग की बैठने की जगह मैंने बना दी। अब यहाँ पर कहा गया है कि क्यू और एच बीच में, यानी कि हो सकता हो क्यू यहाँ पर हो, क्यू यहाँ पर हो और एच यहाँ पर हो, या हो सकता है एच यहाँ पर हो, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे कि एम और एन पंक्ति के छोरों के क्या, अच्छा इनका मुंह की बात करें ना, इनका मुंह किस तरफ है ये बताया गया नहीं। क्यू और एच बीच में है, एम और एन पंक्ति के छोरों पर बैठे हैं, एल एन के बाएं और है, एम दाएं। देखिए जब अगर नहीं बताया जाता है ना तो हम ऑटोमेटिक मान लेते हैं कि इनका मुंह उत्तर की तरफ है। क्या उत्तर की तरफ है? तो कहा जा रहा है एम और एन पंक्ति के छोरों पर बैठे हैं। मान लीजिए एम अगर यहाँ पर बैठ जाता है और एन अगर यहाँ पर बैठ जाता है, हो सकता है ये भी हो कि एन यहाँ पर बैठे, एम यहाँ पर बैठे। अगर ऐसा नहीं होगा तो इसको कट कर देंगे, फिर अगर दूसरी लाइन बनाएंगे नए सिरे से, या इसको ही साथ तो इरेज करके एन यहाँ पर बैठा देंगे, एम यहाँ पर बैठा देंगे। अभी हम इसको एक बार ट्राई कर रहे हैं। एम और एन पंक्ति के छोरों पर बैठते, छोरों पर बैठा दिया। कह रहे कि एन के बाएं बैठा है एल। अब देखिए अगर हम एन यहाँ पर बैठाते तो हम एन के बाएं कहां पर बैठाते? इधर थोड़ी ना एल बैठेगा। कहा गया है कि एल एन के बाएं बैठा है तो एन यहाँ पर बैठेगा तभी एल यहाँ पर बैठ पाएगा। ठीक है ना, समझ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए तो एन के बाएं बैठा, इसलिए हमें ये कंफर्म हो गया कि एम यहाँ पर और एन यहाँ पर ही बैठेगा। तो एन के बाएं एल बैठ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया था कि एम के दाएं कौन है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्यों यहाँ पर कौन है? देखिए यहाँ पर कहा गया था कि क्यू और एच बीच में है, यानी कि क्यू और एच, क्यू यहाँ पर या हो सकता है एच यहाँ पर, या एच यहाँ पर क्यू यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर तो फिक्स पोजीशन हो गई। यानी कि हमारा आंसर इसमें से नहीं हो सकता, हमारा आंसर होगा जो यहाँ पर बैठेगा। अब बचा कौन है? देखिए एम भी हो गया, एन भी हो गया, ठीक है ना, एल भी हो गया, ओ बचा है, ओ यहाँ पर आ जाएगा। अब क्यों कहीं पर बैठे हमको कोई मतलब नहीं। हमसे पूछा गया था कि एम के दाएं कौन होगा, एम के दाएं ओ होगा, तो ओ आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। कह रहे कि सभी पेंसिल पेन है, तो सभी पेन पेंसिल है तो मान लेते हैं साथियों ये क्या हो गए? ये पेन हो गए। और सभी पेंसिल सभी पेन जो है ना ये क्या हो गए? सभी पेन पेंसिल हो गए। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। कह रहे कि कुछ मार्कर पेंसिल, यानी कि कुछ मार्कर, मान लीजिए साथियों मार्कर ये आपके ये हो गए, और कह रहे कि कुछ मार्कर यानी कि इतने मार्कर पेंसिल हो गए, तो आरेख बन गया। अब निष्कर्ष को देखिए, बताइए कौन सा निष्कर्ष है सही है, कौन सा गलत है। कह रहे कि सभी पेन मार्कर हैं। अरे भाई सभी पेन मार्कर कैसे हो सकते हैं? मैं तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि कोई पेन मार्कर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि कुछ पेन मार्कर है, कुछ पेन भी मार्कर नहीं है, ठीक है। अरे आप कह रहे थे सभी पेन मार्कर है, मैं कहूंगा कि कुछ पेन मार्कर नहीं है, और यहाँ पर कह रहे कुछ पेन मार्कर, कहाँ भाई कुछ पेन मार्कर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मैं कहूंगा कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कह रहे किसी निश्चित कोट भाषा में LUC के NOW को CULKOKWON लिखा जाता है। उसके बाद साथ तो इन लेटर्स को ये लिखा जाता है, तो आपको बताना है ग्वालियर को किस मतलब कौन से लेटर्स में लिखा जाएगा, पूछा जा रहा है आपसे। देखिए मुझे इन लेटर्स को पढ़ के देखा, और मैंने इन लेटर्स को जब पढ़ा तो मुझे इतना मालूम पड़ा कि जो इसमें लेटर आ रहे हैं वही लेटर यहाँ पर आ रहे हैं। तो लॉजिक मुझे थोड़ा सा पता चल गया, लेकिन अभी मैं ये नहीं कह पा रहा हूँ कि कैसे क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर साथियों बात करते, ये लिखा हुआ LUC, और ये क्या लिखा हुआ LUC, यानी कि शुरू के 3 लेटर उल्टी तरफ से चला दिए गए। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों, जैसे यहाँ पर K लिखा है वैसे यहाँ पर K लिखा है, उस प्रकार साथियों NOW लिखा है ना, तो NOW उल्टी तरफ से लिख दिया। और यही चीज यहाँ पर जरा आप ध्यान से देखिए कि UDA, तो साथियों यहाँ पर क्या हो गया है? ADU हो गया है। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये तीन यानी कि क्या आ जाएगा? AWG आ जाएगा, तो AWG आ गया। L जैसा है ना, L वैसा ही रहेगा। यहाँ पर ROI आ जाएगा, ROI आ गया। तो अब आपको देखना है कि ऐसा कौन से ऑप्शन में है कि AWGLROI। मैं कहूंगा ऐसा तो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में है तो मैं कहूंगा कि आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास।
अब यहाँ पर साथियों आपके सामने मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो मैथ का पहला सवाल है, कह रहे कि एक दुकानदार कोई गैजेट 25% की छूट पर 1125 रुपए में खरीदता है। यानी कि साथियों उसने 25% की छूट पाई है और तब उसने 1125 रुपए में खरीदा है। कह रहे कि यदि इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचा जाता तो उसे कितना लाभ होता। साथियों ये आपको यहाँ पर बता रहे। देखिए यहाँ पर अगर बात करें कि 75% की वैल्यू क्या है, जब 25% की छूट पर खरीदा है, यानी कि 75% पर खरीदा है और कितने रुपए का खरीदा है, 1125 रुपए का खरीदा है। तो साथियों इसको एक काम करो, क्या इसका एक काम करो कि इसका साथियों 100% की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना। तो 1125 बटे 75 आ जाएगा और गुणा 100 हो जाएगा। ये साथियों 100% की वैल्यू आ जाएगी। 25 तिया और 25 चौक आपका हो जाएगा, ठीक। इसको अगर कट करेंगे साथियों 3 तिया 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। यानी कि 375 की गुणा आपको 4 से करा लेनी है। 4 5 20 हो गया, 7 चौक 28, 29 30 हो गया, 4 तिया 12 और यहाँ पर आपका 15 हो गया। यानी कि आपका कितना आ गया है साथियों, 1500 आ गया। ये क्या है, ये आपका अंकित मूल्य है। ये क्या है साथियों, ये अंकित मूल्य है, ठीक है ना। चलिए अब ये अंकित मूल्य हो गया। अब कहा जा रहा है कि यदि वह इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर देकर बेचता, यानी कि इस 1500 पर अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर अगर इसको बेचता, ठीक है, तो उसे कितना लाभ होता। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 15 निम कितने हो जाएंगे, 135 हो जाएंगे, यानी कि 0 लग जाएगा। तो साथियों अब बताइए उसको कितना लाभ होगा, ठीक है। प्रॉफिट आपसे यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है। तो प्रॉफिट की अगर बात करें, देखिए ये था कितना 1500, तो और ये कितना था साथियों, एक तरीके से 1125 था, ठीक है। तो आपको क्या करना है साथियों, ये 1325 में से 1125 को माइनस करना है। तो 5 जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 जाएगा, यहाँ पर 2, यानी कि 225 का प्रॉफिट होगा। 225 का प्रॉफिट होगा तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगर आपकी समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन आपको है तो एक बार दोबारा से इसको देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में बहुत आराम से आ जाएगा। अब इस सवाल को देखिए, सवाल में साथियों कुछ नहीं कह रहे कि खिलौनों की एक फैक्ट्री है, खिलौने की एक फैक्ट्री है, इसमें एक कर्मचारी 5 मिनट में एक खिलौना तैयार करता है, ठीक है। यदि 10:30 से 12:30 यानी कि 2 घंटे में 1248 खिलौने तैयार किए जाने हो तो इसके लिए कितने कर्मचारियों को काम पर लगाना होगा। ये सवाल सेम टू सेम वैसा है जैसे कि साथियों 10 आदमी, ठीक है ना, 10 आदमी मिलकर 2 दिन में जो काम करते हैं वही, ठीक है, कितने आदमी मिलकर 4 दिन में उतना काम कर, उस टाइप वाला ये सवाल है। थोड़ा थोड़ा मैचिंग कर रहा है साथियों, ठीक है। तो इसको हम उसी मेथड से करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर कहा गया है साथियों के जो एक कर्मचारी जो है 5 मिनट में एक खिलौना तैयार करता है, यानी कि एक कर्मचारी हम मान लेते क्या, एक कर्मचारी है, ठीक है, और 5 मिनट में क्या साथियों, 5 मिनट में कितना काम करता है, एक खिलौना तैयार करता है। जितना काम करता है ना वो हम नीचे रखते हैं, यानी कि एक खिलौना तैयार करता है बराबर। उसके बाद कह रहे कि अगर 10:30 से 12:30 यानी कि लगभग 120 मिनट होंगे, 2 घंटे 120 मिनट होंगे। यानी कि देखिए एक ये कर्मचारी है और ये मिनट है, ठीक है, ये कर्मचारी है तो ये मिनट है। क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि अगर 120 मिनट, क्या साथियों 120 मिनट में 1248 खिलौने तैयार किए जाने हो। अब यहाँ पर एक खिलौना था लेकिन यहाँ पर 1248 खिलौने हैं तो ये नीचे आ जाएगा। तो कह रहे कि उसके लिए कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। कर्मचारियों के लिए हम मान लीजिए के लिख देते हैं। तो आपको के का मान निकालना है, बाकी साथियों सब आपको सॉल्व करना है। देखो इससे अगर साथियों सॉल्व करें 12 एकम 12 0 लग गया, 12 एकम 12, 12 चौक 48 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर साथियों बात करें, एक काम करें, ये 5 एकम 5 हो जाएगा, ये 104 की गुणा इससे हो जाएगी और नीचे आपका क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, बराबर के हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 पंजे और 2 दूना, यानी कि के बराबर कितना आया साथियों 52 आया। मैं कहूंगा 52 कर्मचारियों की जरूरत होगी। तो 52 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39,000 की धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 1/3 है और बी को सी से 20% अधिक धनराशि मिलती है। तो ए का हिस्सा क्या है। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा पता टारगेट क्या है, सबसे बड़ी चीज आपका यही है कि आप ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात निकाल सके। और वो कैसे निकालेंगे वो साथियों मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप निकालेंगे। देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, ए और बी तो हमें पता है 1 और 3 है, ठीक है, लेकिन बी सी को 20%, बी जो है ना बी को सी से 30% अधिक धनराशि मिलती है। तो बी को सी से
20% अधिक धनराशि मिलती है। मान लीजिए अगर सी को 100 मिलती है तो बी को 120 मिलेगी। सिंपल सी बात है, जो कहा गया वो हमने कर दिया। अब यहाँ पर क्या कहा गया है साथियों, ए का हिस्सा बी का, ए का हिस्सा बी के हिस्से का 1/3 है, यानी कि बी अगर 3 है तो ए साथियों 1 होगा। यानी कि बी अगर 3 गुना है तो ए क्या होगा, 1 गुना होगा। तो अगर हम ए को 40 माने और तो यही इन दोनों का रेशियो क्या बन जाएगा साथियों, 40 का और 120 का। देखिए 0 से 0 और 4 एकम 4, 4 3 12, वही रेशियो तो बन गया 1:3 का रेशियो। ठीक है, तो अब 0 0 अगर सबका हटा दिया जाए और 2 से कट कर दिया जाए, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, तो साथियों जो हमें चाहिए था वो हमको मिल चुका है। अब ए का हिस्सा कहा जा रहा है ना, ए का हिस्सा 2 है। कैसे 2 है, देखिए 39,000 आ गया, ये 39,000 आ गया और यहाँ पर ए का हिस्सा निकालना है तो साथियों 2 है, बटे में इन सबका योग आ जाएगा। ये 5 और 6 11, 12 13 हो जाएगा। 13 के हम 13, 13 3 39 हो जाएगा। 0 0 0 लग गया, 2 3 6 हो जाएगा, यानी कि 6,000 निकल आएगा ए का हिस्सा। अगर आपसे बी का पूछा जाता तो आप 2 की जगह पर बी लिखते, अगर आपसे सी का पूछा जाता तो आप 2 की जगह पर 5 लिखते। अम्ल और जल के 2 विलयन ए और बी में अम्ल और जल के अनुपात क्रमशः 7:9 और 5:3 है। उसके बाद कह रहे हैं कि ए और बी को x/y, क्या साथियों यहाँ पर अगर बात करें, कहा जा रहा है आपसे कि ए और बी को x/y के अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, करके अगर परिणामी विलयन में अम्ल और जल का अनुपात 9:7 है तो x/y का मान क्या होगा। ऐसा सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है साथियों, मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये क्या बात कही गई है, 2 चीजों की यहाँ पर बात की गई है, एक तो अम्ल है और दूसरा क्या है साथियों, दूसरा जल है। ठीक है ना। अब यहाँ पर साथियों ये मान लीजिए x हो जाएगा और ये आपका क्या हो गया, ये आपका साथियों y हो गया। ठीक, अब यहाँ पर अगर साथियों बात करते हैं, ए बी भी है, बिल्कुल ए बी भी है, तो ये ए और बी हो जाएगा। यहाँ पर साथियों कहा गया है कितना अनुपात है, ठीक है 7:9 है ना। तो यहाँ पर साथियों आप 7 तो रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे, नीचे साथियों इनका योग रखेंगे। मुझे जगह ज्यादा की जरूरत है तो इसलिए साथियों मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ अम्ल और जल। अम्ल और जल आपका ये हो गया, x हो गया और साथियों y हो गया, ये आपका a हो गया, ये साथियों b हो गया। अब देखिए 7:9 कह रहे हैं ना, तो 7 तो यहाँ पर रखेंगे लेकिन नीचे इन दोनों का योग रखेंगे, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 5 तो रखेंगे, नीचे तीनों का योग रखेंगे यानी कि 8 रखेंगे और यहाँ पर क्या रखेंगे साथियों 9:7 यहाँ पर रखेंगे। 9 तो रखेंगे लेकिन नीचे दोनों का योग रखेंगे, कितना हो जाएगा साथियों 16 हो जाएगा। अब डिफरेंस निकाल लीजिए, इसका डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा। तो जब साथियों यहाँ पर अगर बात करते हैं 7 या 9/16 में से 7/16 घटेगा तो कितना आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। 9/16 में से जब 7/16 घटाया जाएगा तो नीचे तो 16 आ जाएगा, ऊपर साथियों 2 आ जाएगा, यानी कि 2/16 यहाँ पर आ जाएगा। तो 2/16 आपका यहाँ पर आ गया और जब साथियों इसको इसमें से घटाया जाएगा तो कितना आएगा मुझे बताइए। देखिए इसको साथियों मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कितना आएगा। देखिए जरा यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों 9/16 आपका है, ठीक है 9/16 हो गया, माइनस आपका कितना हो गया साथियों, एक काम करिए, ठीक है बड़ा पहले लिख लीजिए और छोटा बाद में लिख लीजिए। इसको अभी मैं बड़ा करवा दूंगा, देखिएगा 5/8 है आपका ये, माइनस 9/16 है। अब देखिए 16 है, इसको भी 16 अगर बनाए तो 2 से इसको गुणा कराना पड़ेगा, फिर 2 से इसको भी गुणा कराना पड़ेगा, यानी कि 10/16 हो गया। तो 16 नीचे है, 16 आ जाएगा और ये 10 में से 9 जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया 1/16 आ गया। इतनी बात क्लियर है क्या, ये बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, देखिए 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 हो गया, यानी कि 1/16 और अनुपात 1/8 हो गया। 8 एकम 8, 8 दूना 16 हो गया। तो अनुपात कुल मिला के क्या निकल कर आया, ठीक है। अब देखिए 1 है तो इस 1 की गुणा इससे हो जाएगी, इस 2 की गुणा इससे हो जाएगी, यानी कि 1:2 अनुपात निकल के आया है। तो x/y कितना हो जाएगा, x/y साथियों 1:2 हो जाएगा। तो अगर ये सवाल आता है ना तो आपको इस टाइप से करना है, इसको एक बार और रिवीजन कर लेंगे तो आपकी और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, देखिए और बताइए कि आपका राइट आंसर साथियों यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। चलिए क्या कहा गया है, कह रहे कि यदि एक बेलन और एक शंकु की आधार की त्रिज्याएं 1:2 के अनुपात में, उनकी ऊंचाइयां 2:1 के अनुपात में, तो बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात क्या होगा। इतनी सी बात साथियों आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। देखिए अगर यहाँ पर हम लोग बात करें क्या, बेलन का आयतन, आपसे 2 चीजें पूछी जा रही है कि एक तो साथियों बेलन का आयतन आपसे पूछा जा रहा है और क्या आपसे पूछा जा रहा है, और आपसे पूछा जा रहा है साथियों शंकु
का आयतन, शंकु का आयतन पूछा जा रहा है। तो बेलन के आयतन की अगर बात करें साथियों पाई आर स्क्वायर एच होता है और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ पर कट क्या क्या रहा है ये जरा देखिए, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें साथियों देखिए आर, ये बेलन का आयतन पहले वाला होगा, यानी कि एक क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक। तो एक यहाँ पर साथियों आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा एक काम करिए साथियों, आप ये 1/3 है ना, इसको ऊपर भी आप पहुंचा सकते हैं, ठीक है, वरना नीचे से भी आप जो है ना वो साथियों काम कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखिए आर की अगर बात करें, इसको लिख लीजिए, आर आपका एक इसका स्क्वायर हो जाएगा और एच कितना हो जाएगा साथियों, 2 हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर आ गया। और बटे कितनी अगर बात करें 1/3 आपका ये है, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का 4, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा और एच क्या हो जाएगा साथियों 1 यहाँ पर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, 3 गुणा 2 हो गया और नीचे 4 गुणा 1 हो गया, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3/2 आ गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3:2। तो 3:2 कौन से ऑप्शन में है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी में है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि यदि किसी संख्या का 62% किसी दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है, ठीक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। किसी संख्या का 62% मान लेते हैं, वो संख्या x है, यानी कि x का 62% यानी कि 62/100, दूसरी संख्या मान लीजिए y के 3/5 के बराबर है, तो 3/5 के बराबर है हो गया। अब दोनों का अनुपात क्या है ना, x और y का, तो साथियों ये x लिखा, ये नीचे y आ गया इसके, और 3/5 तो लिखा था ना, इसलिए ये 100 ऊपर चला जाएगा इसकी गुणा में और क्रॉस मल्टीप्लाई 62 की 5 से हो जाएगी, ये हो गया साथियों। इतनी बात क्लियर है बिल्कुल। अब साथियों ये कट जाएगा, 5 दूना 10 आ गया, ठीक, ये 3 से नहीं कटेगा, ठीक, तो 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा बटे 62 हो जाएगा, यानी कि x अगर 60 है तो y 62 हो जाएगा। इसको अगर कट करते हैं 2 से तो साथियों 30 आ जाएगा और ये 31 आ जाएगा, यानी कि 30:31 क्या आ जाएगा, ये साथियों x और y का अनुपात आ जाएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, मैं कहूंगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी आपको साथियों ये क्लास, एक बार कम